if you are going to start from zero, this session is a must session for all A and JEE aspirants. ठीक है, so first you need to finalize your targeted exams. कि आपके targeted exams क्या हैं? 2-3 exams ऐसे identify कर लो जो आप सबसे पहले टारगेट करने वाले हो। लाइफ से टाइम निकाल के स्टडी में नहीं देना है, स्टडी से टाइम निकाल के लाइफ को देना है। ठीक है, तो ये जो माइंडसेट चेंज है ना, ये आपको बहुत जल्दी ऊपर लेके जाएगा और बहुत जल्दी सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आप ए और जे एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो दिस सेशन गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज ये कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है। वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फ्रॉम जीरो। बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि लाइक प्रिपरेशन इज अ सब्जेक्ट कंप्लीशन जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आपको 6 महीने, 8 महीने, सम टाइम 1 साल भी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। आपने देखा होगा इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस जर्नी में मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बट ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके डिसीजंस बहुत वाइज हैं, जो बहुत अच्छे से डिसीजंस लेते हैं एंड टाइमली उन्होंने सिलेक्शन भी लिया है। तो बहुत सारे इनसाइट्स हैं मेरे पास, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के भी, नॉट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के भी, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, दिस सेशन इज अ मस्ट सेशन फॉर ऑल ए एंड जेई एस्पिरेंट्स। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी ए और जे एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, व्हाट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्रिपरेशन का पहला पड़ाव क्या है? पहला पड़ाव है आपका एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर स्टेट में अपने एग्जाम्स होते हैं। ए और जे के कुछ सेंट्रल लेवल पर भी एग्जाम हो रहे हैं, एसएससी का है, आरआरबी का है। ठीक है, हर साल आपको 30,000 40,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलती हैं और हर महीने आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? तो देखो, कोई भी ए और जे का एग्जाम उठा लो, उसमें आपको कोर सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस और साथ में एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये 3 पार्ट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, जिससे आपका सिलेक्शन होता है। किसी भी ए और जे एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो, इन तीनों में से किसी को भी स्किप नहीं किया जा सकता। तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जनरल अवेयरनेस भी आपको अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में रेगुलर प्रैक्टिस लगती है, तब जाके स्टूडेंट्स जो हैं कंफर्टेबल होते हैं उस पार्ट में। जनरली मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा है, जो स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहे हैं वो 2 चीज़ों के दम पे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोर करने की वो कोशिश करते हैं अपने कोर सब्जेक्ट में, उसके बाद वो स्कोर करने की कोशिश करते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में, बट जनरल अवेयरनेस ऐसा पार्ट नहीं है जो उन्होंने स्किप किया हो। जनरल अवेयरनेस में वो अपना 200% देते हैं, बट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट ये नहीं होता है इंजीनियर्स के लिए। तो जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको एग्जाम को समझना है। ठीक है, अब इतने सारे एग्जाम हैं, सब में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। कुछ सब्जेक्ट एक एग्जाम में उसका वेटेज बढ़ जाता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका दूसरे एग्जाम में वेटेज बढ़ जाता है। तो अगर आप एग्जाम्स को फिक्स नहीं करोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि भाई क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सो फर्स्ट यू नीड टू फाइनलाइज योर टारगेटेड एग्जाम्स। कि आपके टारगेटेड एग्जाम्स क्या हैं? 2-3 एग्जाम्स ऐसे आइडेंटिफाई कर लो जो आप सबसे पहले टारगेट करने वाले हो। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि एटलीस्ट आप एग्ज़ाम को समझ पाओगे कि भाई ये 3 एग्ज़ाम हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इसका लेवल क्या है, इसका सिलेबस क्या है, उसको फिक्स करके देखो। तैयारी को शुरू करना है तो कुछ ना कुछ तो पैरामीटर सेट करना पड़ेगा ना, उसी पैरामीटर पे तो चलेंगे। अगर कोई भी चीज़ फिक्स ही नहीं है, कुछ हमने फिक्स करके रखा ही नहीं है, तो फिर हम इनिशियल काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, वंस यू आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है, देन यू कैन टारगेट सम मोर अदर एग्जाम्स टू, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। बट इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू नीड टू फिक्स योर सम ऑफ द एग्जाम्स, कि आपको एसएससी आरआरबी करना है या फिर आपको कोई स्टेट के एक एग्जाम को टारगेट करना है, और उसी को रेफरेंस लेके यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपको कोर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, जनरल अवेयरनेस कवर करना है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग कवर करना है। ठीक है, सो हर एक एग्जाम का डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट वेटेज है। आप अपने एग्जाम्स को फिक्स करिए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी। हमारे सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ठीक है, एक बार आपने सारी चीजें समझ ली, अपने एग्जाम्स को फिक्स कर लिया। नाउ इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फर्स्ट यू नीड टू कंप्लीट द बेसिक सब्जेक्ट्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे होते हैं, वहाँ पे डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज, इंटीग्रेशन के फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, एंड स्टूडेंट्स आर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। वाई? मैम ये कहाँ से आ गया, मैम ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या है, मैम ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या है, मैम ये डिफरेंशिएशन यहाँ पर कैसे हो गया, इंटीग्रेशन कैसे हो गया। इसका मतलब है अभी जो उनकी फाइटिंग चल रही है ना, वो फाइट टेक्निकल सब्जेक्ट से नहीं चल रही है, वो फाइट वो बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से चल रही है, वो बेसिक मैथ से चल रही है जो उनका 12th में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट वो क्लैरिटी नहीं है, उतनी मैथ्स नहीं आती, इस वजह से टेक्निकल सब्जेक्ट से लड़ाइयां कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है सब्जेक्ट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जीरो से शुरू कर रहे हो, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स आप पकड़िए। इलेक्ट्रिकल हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल से हैं तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गई, मैथ्स हर जगह मैंडेटरी है, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं सब में मैथमेटिक्स लगती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो लगते ही लगते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए। नहीं आती हैं तो सबसे पहले आप इसको कवर करिए। मैकेनिकल से हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, सॉम हो गया, एफएम हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट से आप शुरुआत करिए। जब आपका ये बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा ना, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर दी हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट्स का क्या तरीका होता है, खुद एकदम जीरो लेवल पे खड़े हैं, हमें ये एग्जाम टारगेट करना है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, 3 महीने बाद एग्जाम है, अच्छा इस सब्जेक्ट के हाईली वेटेड सब्जेक्ट कौन से हैं उसको पढ़ते हैं, आपको समझ ही नहीं आएंगी चीजें। हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स जनरली वो कोर सब्जेक्ट होते हैं जो आपने बीटेक में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़े होते हैं, और वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स को समझने के लिए फर्स्ट ईयर की अंडरस्टैंडिंग लगती है। फर्स्ट ईयर में आप मैथ्स पढ़ते हो या मैकेनिक्स पढ़ते हो, तो अगर वो सब्जेक्ट इतने आसान होता समझना तो यूनिवर्सिटीज उसको ही फर्स्ट सेमेस्टर में रख देती, क्योंकि वो कोर टेक्निकल सब्जेक्ट है। बट वो क्यों आपके सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में पूछे जाते हैं, फर्स्ट 2 सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट आपसे पूछे ही नहीं जाते हैं, आपको पढ़ाए नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वो कोर सब्जेक्ट समझने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जब आप प्रिपरेशन करने आते हो तो बेसिक सब्जेक्ट्स प्लस मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो आप पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। भले ही वो एग्जाम में नहीं आता हो, भले ही आपके एग्जाम में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का वेटेज एकदम ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, मैथ्स आती ही नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू कंप्लीट फर्स्ट सो दैट यू कैन कंप्लीट द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, तब आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट समझ पाओगे, एंड देन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये सीक्वेंस आपको बना के चलना है। जो भी आपका सिलेबस है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊं, हर ए और जे के एग्जाम में 80% सिलेबस कॉमन होता है। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले वो 80% पोर्शन पर फोकस करना है जो सब में कॉमन है और हाईली वेटेज है, ठीक है। तो अगर आप सिविल में देखोगे, सॉम, मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर, स्टील, आरसीसी, हाईवे से लेकर आपका सर्वे, एफएम, इरिगेशन, एनवायरनमेंट, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, इट्स अ लॉन्ग सिलेबस, तभी इसको कवर करने में टाइम लगता है, ठीक है। तभी मैंने बोला कि आपको इनफ टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तब जाके आप ये सारी चीजें कवर कर पाओगे। ओसीएफ, सीपीएम, पर्ट, सारी चीजें कवर करनी है। हर ए और जेई के एग्जाम में ये सिलेबस आपका कॉमन है, ठीक है। देन मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिक, सॉम, टॉम, थर्मो, एफएम, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, हाइड्रोलिक मशीन, हीट ट्रांसफर मशीन डिजाइन, आईएमएनओआर, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो आपके जो इलेक्ट्रिकल के सारे सब्जेक्ट्स हैं दैट यू नीड टू कंप्लीट। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट ऐड कर दिए। कई जगह पे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर नहीं पूछा जाता है, मटीरियल साइंस नहीं पूछी जाती है, बट दिस इज द कॉमन सिलेबस। आप अपने फर्स्ट जो 3-4 एग्जाम्स को टारगेट करोगे ना, एक लिस्ट बनाओगे कि भाई दीज आर 3-4 एग्जाम्स विच आई एम गोइंग टू टारगेट फर्स्ट, उस एग्जाम्स के हिसाब से इसमें से सिलेबस निकाल लेना। हो सकता है एक आध सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ जाए, हो सकता है एक आध सब्जेक्ट इसमें से ड्रॉप करना पड़े, बट रेस्ट ऑफ द सिलेबस विल रिमेन सेम फॉर ऑल 4 एग्जाम्स और 3 एग्जाम्स विच यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, बिकॉज कॉमन सिलेबस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन। नॉन टेक्निकल बहुत सॉर्टेड है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो गया, फिर उसके बाद आपके जीएस के पोर्शन पूछा जाता है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, देन करंट अफेयर्स आपका हो गया। तो ये, और थोड़ा साइंस का भी पोर्शन आपका पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया दैट यू नीड टू कंप्लीट इन डिटेल। तो आपको सिलेबस की स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ए और जे के एग्जाम्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए
आपको सब्जेक्ट्स के बेसिक फंडामेंटल्स लगेंगे। सब्जेक्ट्स के बेसिक फंडामेंटल्स जब तक आप नहीं अच्छे से सीखोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की एक बात और भी है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि आप रट्टा लगा लो, बट वो रट्टा लगाने से आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स तो निकल गए, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेंगे, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। खास बात ये भी है कि कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, बट रिपीटेटिव क्वेश्चंस के बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आपका सीक्वेंस अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर भी फिक्स होना चाहिए कि फर्स्ट यू आर गोइंग टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करोगे। इन कॉन्सेप्ट्स के लिए भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, देन यू पीपल आर थिंकिंग कि आई डोंट नीड टू कंप्लीट द डेरिवेशंस, आई डोंट नीड टू कंप्लीट सम कन्वेंशनल क्वेश्चंस। इसका क्या बेनिफिट है? हमें तो सिंपल वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, बट वो सिंपल वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके लॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में छुपा होता है, वो आपके डेरिवेशंस में छुपा होता है। सो यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट कि आप छोटे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, ए और जे जैसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो। सो यू डोंट नीड टू कंप्लीट द डेरिवेशन, यू डोंट नीड टू कंप्लीट द लॉन्ग क्वेश्चंस, नो, यू नीड टू कंप्लीट इट, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, बट उसके सब छोटे छोटे पार्ट्स को निकाल के छोटे एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं मिड इजी में, वो सबसे ज्यादा ए और जे के एग्जाम्स क्लियर करते हैं। और जब उनके साथ अब इंटरव्यू करते हैं तो उनका कहना पता है क्या है कि इस एग्जाम के लिए तो मैंने तैयारी करी नहीं, वो तो मैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, मैम नोटिफिकेशन आया, फॉर्म फिल कर दिया, देने चला गया, सिलेक्शन हो गया। मतलब जो आपका मेन टारगेट है वो उनका जो है ना सेकेंडरी ऑप्शन है कि भाई ऐसे ही चले गए, तैयारी तो चली रही थी, सोचा कि चलो एग्जाम ही दिए आते हैं, और सिलेक्शन भी हो गया, अच्छी रैंक भी आ गई, बहुत अच्छी रैंक से वो क्लियर करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वो अच्छा क्यों कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? द सिंपल रीजन इज वो इन डेप्थ पढ़ रहे हैं। द सिंपल रीजन इज दे आर नॉट स्किपिंग द डेरिवेशन, दे आर फोकसिंग ऑन द लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो अलॉन्ग विद द शॉर्ट क्वेश्चन। इस वजह से उनके सिलेक्शन का रेट ज्यादा है और आपके सिलेक्शन का रेट कम है। तो आपको अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत है। आपको क्रैश कोर्सेज की तरफ, यूट्यूब की तरफ, ठीक है, फ्री कोर्सेज की तरफ, इसकी तरफ नहीं जाना है, बिकॉज दे आर इनकम्प्लीट, दे आर जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। हाँ, शॉर्ट रिवीजन करना है, दीज कोर्सेज आर गुड। कुछ छोटा मोटा टॉपिक रिकॉल करना है, यू कैन फॉलो। लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस करनी है, यू कैन डू। बट इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ये सारे आपके क्या हैं, कंप्लीटली रेड टिक है, कंप्लीटली रेड टिक, कभी भी फॉलो नहीं करना है। आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट के साथ जीरो से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इंक्लूडिंग डेरिवेशन, सम गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। देन फिर आपको प्रैक्टिस करनी है कुछ अच्छे क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है। देन यू नीड टू गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो बच्चा ये सीक्वेंस फॉलो करता है उसका सिलेक्शन जल्दी होता है। जो बच्चा इसमें से चीजें मैनिपुलेट करता है, क्विक रिजल्ट मिल जाए, क्विक कवरेज मिल जाए, 2x पे सेशन कंप्लीट हो जाए, कुछ पीवाईक्यूज में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लगा लेते हैं, टेस्ट सीरीज को स्किप कर देते हैं, नोट्स मेकिंग को स्किप कर देते हैं, प्रॉब्लम आएगी। स्किप करके कहीं तो पहुंचोगे, बट वो सिलेक्शन का पॉइंट नहीं होगा, वो रिजेक्शन का पॉइंट होगा। ठीक है, तो एक सर्टेन जर्नी है, उस जर्नी में कुछ एक्टिविटीज हैं दैट यू नीड टू डू इट टू गेट द सिलेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई। शुरू करना तैयारी तो ये मेरी बातों को ध्यान रखना। ठीक है, सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ एजे के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे कहीं पर इंग्लिश पूछ ली जाती है, बेसिक मैथ्स पूछ ली जाती है, हिंदी पूछ ली जाती है, जनरल इंजीनियरिंग हो गई, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया। ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको अभी बिल्कुल भी टच नहीं करने। ठीक है, बिल्कुल भी टच नहीं करना। ये जब आप एग्जाम को टारगेट करोगे, आप लिस्ट बनाओगे, वो एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आएगा, देन यू विल गेट इनफ टाइम। किसी भी नोटिफिकेशन के बाद 3 मंथ्स 4 मंथ्स भी कई बार मिल जाते हैं, कई बार 2 मंथ्स 1 मंथ्स भी मिलता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आप ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर कर सकते हो। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर आपको सबको इक्वल वेटेज दे के चलना है। ठीक है, देखो आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो सीक्वेंस आपने बना लिया कि पहले मैंने बेसिक्स कवर किए, देन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर किया, देन अनइम्पॉर्टेंट। बट अनइम्पॉर्टेंट में ये मत करना कि इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं करते हैं, बिकॉज कंपटीशन तो है। देखो, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि इंडिया में कॉम्पिटिटिव लेवल पर काफी कंपटीशन है, और कंपटीशन को बीट करने के लिए यू शुड बी बेस्ट। ठीक है, आपको बेस्ट होना पड़ेगा। यू हैव टू डू
और यू हैव टू कवर कंप्लीट सिलेबस, देन यू विल बी एबल टू लाइक बीट द कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेली रूटीन। मैम 0 से शुरू कर रहे हैं, व्हाट रूटीन शुड आई फॉलो टू गेट दिस सिलेक्शन? So minimum 6 to 7 hours of daily study is required, it is mandatory. अर्ली स्टेज पर 6-7 आवर्स आप पढ़िए। जैसे जैसे एग्जाम आपका करीब आता जाएगा देन यू कैन इंक्रीज दिस नंबर, आप ये नंबर बढ़ा सकते हो। इवन लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द एग्जाम, लाइक 2 मंथ्स बचे हैं, 1.5 मंथ्स बचे हैं, देन यू नीड टू पुट योर 200%, यू नीड टू पुट योर 24 आवर्स, ठीक है। अभी हम कैसे तैयारी करते हैं कि मैम हमारी अपनी एक लाइफ है, लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, हम उनमें से टाइम निकाल के स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको स्टडी करना है और स्टडी में से टाइम निकाल के बची हुई चीज़ें करनी है। जैसे आपको टाइम निकाल के खाना खाना है, टाइम निकाल के फ्रेश होना है, टाइम निकाल के बाहर जाके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी लाइफ की हैं वो कंप्लीट करना है। तो लाइफ से टाइम निकाल के स्टडी में नहीं देना है, स्टडी से टाइम निकाल के लाइफ को देना है, ठीक है। तो ये जो माइंडसेट चेंज है ना, ये आपको बहुत जल्दी ऊपर लेके जाएगा और बहुत जल्दी सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो टेक्निकल अगर मैं बात करूँ तो 6 मंथ्स लगेंगे, नॉट लेस देन दैट, नो 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स कुछ नहीं होता, वो 6 महीना चाहिए। इतने सारे सिलेबस को पढ़ना है, रिवाइज करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है प्रैक्टिस करके, मिनिमम 6 मंथ्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड फॉर द नॉन टेक्निकल पोर्शन 5 मंथ्स, क्योंकि आपके जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है वो उतना इन डेप्थ नहीं पूछा जाता, तो आप सिलेबस कवरेज में 5 महीने में आराम से सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कंसिस्टेंट रहेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है कंपेयर टू द मोटिवेशन, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको कोई भी नोटिफिकेशन पर फोकस नहीं करना है अंटिल योर 80% सिलेबस इज कंप्लीटेड। 80% सिलेबस आप कंप्लीट कर दीजिए, देन यू आर एबल टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। बट जब तक आपका 80%, जैसे आज आप 0 से शुरू कर रहे हो, कल आपका एक बढ़िया सा नोटिफिकेशन आता है जिसका एग्जाम लगा है अक्टूबर में, कैसे डिसाइड करोगे कि मैम हम इस एग्जाम को टारगेट करें कि नहीं करें? दिस इज द क्राइटेरिया। क्या आज हमारा 80% सिलेबस कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है तो हम नहीं कर सकते। आज ये नहीं सोचना है क्या हम अक्टूबर तक 80% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, नहीं, क्योंकि उसका भी क्राइटेरिया मैंने दे दिया है कि आज शुरू कर रहे हो, 6 महीने में टेक होगा, 5 महीने में नॉन टेक होगा। जुलाई चल रहा है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने बाद एग्जाम है, तो ना ही आप 2 महीने में 80% सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, ना ही आज आपका 80% सिलेबस कंप्लीट है कि आप एलिजिबल हो। तो इमीडिएटली क्राइटेरिया लगाया, चेक करा, एलिजिबल हैं तो आगे बढ़ गए नोटिफिकेशन की तरफ, नहीं एलिजिबल हैं तो फोकस करिए एग्जाम पे, 80% सिलेबस कंप्लीट करिए। कभी ऐसा नहीं सोचना आज नोटिफिकेशन आया, नवंबर में एग्जाम है तो नवंबर तक तो 80% हो जाएगा, आई एम एलिजिबल। नो, जिस दिन नोटिफिकेशन आया उस दिन आपका 80% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। समझ आ रही है बात? या तो इतना ड्यूरेशन हो, इतना टाइम हो कि कैलेंडर आ गया है, अगले साल एग्जाम है, यू आर गेटिंग 6 मंथ 7 मंथ्स, देन यू कैन टारगेट द एग्जाम, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि 6 मंथ का क्राइटेरिया तो यहाँ पर है ही, ठीक है। और ये 11 महीने नहीं है, ये टोटल 6 मंथ्स हैं। टेक नॉन टेक साथ में चलेगा, 5 मंथ्स में आप नॉन टेक खत्म कर ले जाओगे, 6 मंथ्स में आपका टेक खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद रिवीजन प्रैक्टिस के सेशंस और बढ़ा देने हैं, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेली प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, 0 से शुरू कर रहे हो। स्मॉल टेस्ट शुड बी द पार्ट ऑफ द डेली रूटीन, छोटे छोटे टेस्ट देते रहना है, रिवीजन के छोटे स्लॉट्स बनाते रहना है, अपनी गलतियों को और खुद को रेगुलरली एनालाइज करते रहना है, उसको इंप्रूव करते रहना है, क्योंकि जब तक जो गलतियां हो रही हैं वो सुधरेंगी नहीं तब तक आपका लेवल इंप्रूव नहीं होगा। तो ये आपको, अब देखो, सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, ये सब चीजें लगती हैं एक सिलेक्शन में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रख के छोटा छोटा टाइम बना के करिए। अर्ली स्टेज में बहुत प्रॉब्लम आएगी ये सब चीजें एक साथ हैंडल करने में, बट जैसे आपके 2-3 महीने गुजरेंगे, कंसिस्टेंटली आप हैंडल करोगे, देन यू विल बी प्रो टू हैंडल मल्टीपल थिंग्स इन अ लिमिटेड टाइम। ये एक आर्ट है, ये सबको नहीं आती है, जो प्रैक्टिस करते हैं उनको आ जाती है, और जब उनको आ जाती है तो वो रिवीजन, प्रैक्टिस, सिलेबस कंप्लीशन, टेस्ट, हर चीज उसी टाइम स्लॉट में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा होगा इतनी सारी चीजें मैम हो ही नहीं पा रही हैं, ये कैसे होंगी? अभी नहीं होंगी आपसे, क्योंकि आपको वो आता नहीं है, वो स्किल नहीं बिल्ड हुई है, बट जब वो बिल्ड हो जाएगी तो आप ही ये सारी चीजें कर रहे होगे। बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो डूइंग इन माई
प्रोफेशनल लाइफ, आई एम हैंडलिंग मल्टीपल थिंग्स, तो वो आता नहीं है, बट जब आप उस सिचुएशन में एंटर करते हो, आप सीखते हो, आ जाता है, तो फिर आप करने लगते हो, आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए। ये बात मैंने आई थिंक थाउजेंड्स टाइम बोली है, ठीक है, हजारों बार बोली है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करोगे, तैयारी में हमेशा टाइम कम पड़ जाता है, तो आपको टाइम अच्छा मिलेगा, ठीक है ना, सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज पूरी कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, यही 4 चीज़ें हैं जो सिलेक्शन दिलाती हैं। कोई पीडीएफ, कोई चैट जीपीटी, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आपका सिलेक्शन नहीं कराने वाली। सिलेक्शन आपके इन्हीं 4 पिलर से होगा कि आपने अच्छे से सिलेबस को समझा है, कंप्लीट किया है, डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करी है, टेस्ट एनालिसिस करी है, ठीक है, एंड प्रॉपर तरीके से आपने रिवीजन करा है। यही चीजें आपको सिलेक्शन दिलाएंगी, ठीक है। सो हु इज गोइंग टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी इन 2026-2027? जैसे कि मैंने बताया, जल्दी जो शुरू करेगा और कंसिस्टेंट रहेगा, बेसिक सिलेबस की मास्टरी पर फोकस करेगा, सॉल्व करेगा चीजें, फेल होगा, उसके बाद चीजों को एनालाइज करके खुद को इंप्रूव करेगा, जो बच्चा, उसका सिलेक्शन होने वाला है, वो 26-27 की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क को बैलेंस करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिलीव इन ग्रोथ नॉट लक। आपके हार्डवर्क से, डेडिकेशन से लक अक्सर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो लक पर फोकस नहीं करना है, आपको ग्रोथ पर और अपने हार्डवर्क पर फोकस करना है। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। इसी के साथ साथ मेडिजी के प्लेटफॉर्म पर भी वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू बैच फॉर दी डिफरेंट ए और जे एग्जामिनेशन। हमारे 3 कोर्सेज हैं, एक आपका हो गया JEE फाउंडेशन कोर्स, देन RRB JEE लाइव ऑनलाइन एंड SSC JEE लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये सारे कोर्सेज आपके 10 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। मॉर्निंग में आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन चलेगा, इवनिंग में टेक्निकल चलेगा। 6 मंथ्स में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, सो यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स ऑल्सो, बिकॉज विदाउट गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट you will not be able to get the selection. So it is very important to join the good quality course. We have great experience in selection. आप ESE, GATE, different AJ एग्जाम, PSU एग्जाम के सिलेक्शन देख सकते हो। मेडिजी का जो सिलेक्शन रेट है वो काफ़ी हाई है। The only reason is the quality. We are more focusing on the quality content and the quality guidance, and definitely that is helping the students, ठीक है। So आज ही comment section में लिखो, मैम I will get selection। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे के सारे स्टूडेंट लिखो, प्रॉमिस करो। और इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।